नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात आप देख रहे हैं और आज बात एक कारोबारी की मौत की जिसने पूरे सूबे में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, ये बड़ा सवाल बन गया है। और उससे भी बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका का है, जो इस वक्त कटघरे में है। ये रिपोर्ट। सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। मनीष गुप्ता की रहस्यमयी मौत, खाकी बताएं मुजरिम कौन। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, पुलिस वाले ने किया है। व्यापारी की मौत पर बवाल, वर्दी पर उठे गंभीर सवाल। आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में। कृष्णा पैलेस का कमरा नंबर 512, वारदात को अंजाम देकर आरोपी 9211। 512 नंबर कमरा है और यहीं से आप देख सकते हैं। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में संदिग्ध मौत। मनीष मामले में सियासतदानों की तकरार, कब होंगे आरोपी गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। मनीष की मुजरिम फरार, एक्शन में आई सरकार। दोषी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जवाबदेही तय करेंगे। आधी रात का काला सर, कौन है प्रॉपर्टी डीलर का किलर। एक व्यापारी अपने दोस्तों के साथ कानपुर से गोरखपुर जाता है और गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में रुकता है। तभी आधी रात को पुलिस आती है और फिर संदिग्ध परिस्थिति में उस व्यापारी की मौत हो जाती है। ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही है। वहीं कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी डीलर की मौत का कौन जिम्मेदार। वारदात के बाद से हो गए फरार। मनीष के आरोपियों पर गिरेगी गाज। गोरखपुर के इसी कृष्णा पैलेस होटल के कमरा नंबर 512 में लिखी गई वो खौफनाक दास्तान कि जिसने भी उसे पढ़ा वो सन्न रह गया। कुछ लोग मेरे रूम में आ गए ज़बरदस्ती रात को 12:15 बजे के आसपास। मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ। फिर मुझे मेरे भांजे दुर्गेश से पता चला कि मामा का फ़ोन आया था और मामा कह रहे हैं कि उसके रूम में 6 पुलिस वाले आ गए थे जिन्होंने उसके साथ बहुत बदतमीजी करी है और उसे ज़बरदस्ती थाने पे लेके जा रहे हैं, रामगढ़ ताल थाने पे। तब हमने कहा आपने क्या किया, तो उसने बताया मैंने बचाने की कोशिश करी बट फ़ोन काट दिया जा रहा था और मैंने मिलाया तो यहाँ से मनीष का फ़ोन कंटिन्यू काट दिया जा रहा था। थोड़ी देर बाद ये सूचना मिली कि पुलिस ने मारा बहुत था तो खून बहा, तो पास ही जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके हम गए थे। तारीख 27 सितंबर, वक्त रात करीब 12 बजे। जगह होटल कृष्णा पैलेस, गोरखपुर। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ इसी होटल में रुके थे। अचानक से रात को दरवाजा खटखटाया गया। सामने पुलिस वाले थे और फिर होने लगा विवाद। इसके बाद उठने लगे हैं सवाल। सवाल नंबर 1, कैसे जख्मी हुए मनीष। दरअसल इस पूरे विवाद में एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें मनीष गुप्ता के चेहरे पर चोट के निशान हैं। अगर वाकई पुलिस चेकिंग करने गई थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीष गुप्ता के चोट आई।
सवाल नंबर 2, मनीष को क्यों हिरासत में लिया? ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि बात सिर्फ चेकिंग की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस मनीष गुप्ता को रामगढ़ ताल थाने ले जाने लगी? कहां फरार हुए आरोपी? इस पूरे घटनाक्रम में 6 खाकी वालों पर आरोप लग रहे हैं जो उस रात इस कृष्णा पैलेस होटल में दाखिल हुए थे और फिर मनीष की मौत हो गई। ऐसे में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब भी वो खाकी वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल नंबर 4, क्या समझाना चाहते थे डीएम? खाकी पर उठते सवालों के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें 2 अधिकारी नजर आ रहे हैं, गोरखपुर के डीएम डॉक्टर विजय किरण आनंद और दूसरे एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा, जो मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को कोर्ट कचहरी का हवाला दे रहे हैं। सवाल नंबर 5, क्या समझा रहे थे एसएसपी? अगर मामला संदिग्ध है तो आखिर एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा इस पूरे मामले पर क्या समझाना चाहते हैं मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी को? सवाल नंबर 6, आधी रात को चेकिंग की क्या जरूरत? ये सवाल इसलिए लाजमी है कि क्या पुलिस को होटल कृष्णा पैलेस को लेकर कोई जानकारी मिली थी जिसके आधार पर कृष्णा पैलेस को खंगाला जा रहा था और उसके बाद ये घटना हो गई? है बेटा, कौन से होटल में है आप? हम लोग कृष्णा इन में है, गोरखपुर। कृष्णा इन गोरखपुर। और ये लोग आपसे क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से रूम में आए हैं और सारी चीजें चालू। हाँ, चुप रहो यार। जी जी, फिर रात में हवाला करेंगे। हाँ, देखो जरा बेटा क्या है। सवाल नंबर 7, सवाल पूछने पर क्यों बौखलाए पुलिस वाले? जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें सवाल पूछने के बाद हंगामा होने लगता है और इसी बीच मनीष अपने भांजे से कहते हैं कि बात बिगड़ गई है और बिना कसूर के उनको पुलिस थाने ले जा रही है। ये वो 7 सवाल हैं जिनका जवाब अब पुलिस को अपनी जांच में देना होगा, लेकिन सबसे पहले उन 6 पुलिस वालों पर कसना है शिकंजा जिनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है और इस वारदात के बाद से वो फरार चल रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत को लेकर अब सियासत धुआंधार हो रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार फुल ऑन एक्शन में है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है कि अपराधी होता है, वो जो भी है बचेगा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक सभी आरोपी फरार हैं, कोई भी गिरफ्त में नहीं है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या इंसाफ मिलेगा या फिर मुआवजे से ही काम चल जाएगा। कर रही थी जब रूम में पुलिस आई है तो मैं कॉल पे थी, तो जानबूझ के मारा है। चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत ने भूचाल ला दिया है। इस हत्याकांड में यूपी के 2 बड़े शहरों का बड़ा कनेक्शन है। एक है गोरखपुर, जिसके होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की रहस्यमयी मौत हो गई। दूसरा है राजधानी लखनऊ से सटा कानपुर, जो उत्तर प्रदेश के उद्योग की शान है। लेकिन उसी कानपुर के एक व्यापारी की मौत अगर गोरखपुर के होटल में हो जाए और आरोप उस खाकी पर लगे जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहने का दावा करे, तो सवाल गंभीर हो जाता है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। क्योंकि मनीष गुप्ता की मौत के बाद समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उसके निशाने पर भले ही पुलिस हो, लेकिन जुबान पर यूपी की योगी सरकार है। गुरुवार को सीएम योगी के कानपुर पहुंचने से पहले अखिलेश यादव मृतक मनीष गुप्ता के घर पहुंच गए। अखिलेश ने मनीष की पत्नी और परिजनों से मुलाकात की और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही। ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के
सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी, हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मृतक के परिजनों से मिलने कानपुर जाने वाली थी, हालांकि नहीं जा पाई। पर ट्विटर पर प्रियंका ने व्यापारी की हत्या को जंगलराज बताकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौतरफा हमलों की दौड़ में बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं रही, बल्कि उन्होंने तो मनीष हत्याकांड ट्वीटों की बौछार कर दी। वहीं इन सबके बीच सीएम योगी ने एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं लगाई। अपराधी अपराधी होता है, ये दो टूक शब्दों में कहते हुए सीएम योगी ने साफ कह दिया कि गुनहगार कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी थी और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी अपराधी होता है। और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। साथ ही सीएम योगी ने मृतक की पत्नी से मिलकर हर संभव मदद देने की बात कही। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी ने न्याय, नौकरी और मुआवजे की मांग की थी। सभी पर सरकार ने सहमति जता दी। तो मैं उनके जितने भी आश्वासन थे मैं उस पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और उनका बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे एक छोटी बहन की तरह सारी समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करी। और साथ में जो कानपुर पुलिस है उसका भी आभार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे साथ दिया है। जो कि मैंने गोरखपुर में विश्वास खो दिया था पुलिस के ऊपर से और उसी की वजह से यहाँ पे भी कर नहीं पा रही थी, बट मैं अब कर पा रही हूँ कानपुर पुलिस पे विश्वास। सो थैंक यू सो मच कानपुर पुलिस और मुख्यमंत्री जी आपको भी। लेकिन सवाल बड़ा है कि आरोपियों पर एक्शन कैसे होगा, क्योंकि मनीष हत्याकांड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोरखपुर के डीएम किरण आनंद और एसपी विपिन टांडा मृतक की पत्नी को समझा रहे हैं कि वो केस दर्ज न कराए, लेकिन मृतक की पत्नी मौत की सजा की बात पर अड़ी हुई है। ये मैं आपको मेरी बात इसमें रखिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी। अब सवाल इस बात है कि ऐसे मिलेगा इंसाफ, क्योंकि अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया, क्योंकि मृतक के शरीर पर मौजूद जख्म साजिश की गवाही दे रहे थे। मामले में खाना पूर्ति के नाम पर 6 पुलिस वालों को निलंबित किया गया। हत्या का मुकदमा भी 6 लोगों पर ही दर्ज है। इनमें गोरखपुर के रामगढ़ताल एसओ जीएन सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा और एसआई विजय यादव का नाम है, जबकि 3 लोग अज्ञात हैं। मीनाक्षी ने एक ट्वीट किया है कि उन्होंने 6 नाम लिखे थे एफआईआर में, जबकि 3 नामजद और 3 अज्ञात। तो ये क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ गई है? जो हम मुख्यालय पे जो तहरीर भेजी गई है जिसपे कि एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश है, उसमें से 3 नामजद और 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों का उल्लेख है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें आई हैं तो एडीजी वहाँ के इन सभी तथ्यों को देखेंगे। अब घड़ी की टिक टिक तेजी से बढ़ रही है, साथ ही बढ़ रही है पुलिस की टेंशन, जिसे जल्द मनीष की मौत से पर्दा उठाना होगा और डीलर के किलर को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि यहाँ सवाल सरकार की साख के साथ साथ पुलिस की छवि का भी है, जिसे देख अब डर लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं एक चाचा के चुनावी चक्रव्यूह की, क्योंकि शिवपाल यादव के घर पर एक मुलाकात हुई जिसने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया। या यूं कहें कि ये बैठक ऐसे वक्त में सामने आई जब अखिलेश यादव यूपी की लड़ाई को भाजपा बनाम सपा बनाने पर लगे हैं, लेकिन उनके ही चाचा शिवपाल ओवैसी राजभर चंद्रशेखर से मुलाकात कर उनका खेल बिगाड़ने में लगे। ये रिपोर्ट। भतीजे के खिलाफ चाचा का चुनावी चक्रव्यूह। ओवैसी चंद्रशेखर और राजभर से मुलाकात।
2022 में शिवपाल किसका खेल करेंगे खराब? यूपी में तैयार हुई नई चुनावी खिचड़ी। उत्तर प्रदेश के चुनावी शतरंज पर हर रोज एक नई चाल चली जा रही है, हर रोज चुनावी बिसात बिछाई जा रही है और एक ऐसी ही चाल ने यूपी की राजनीति का पारा गर्म कर दिया है। दरअसल बुधवार की शाम शिवपाल सिंह यादव के आवास पर तीसरे मोर्चे को लेकर एक बड़ी मुलाकात हुई, जिसमें हैदराबाद वाले ओवैसी, सुभाषपा वाले राजभर और दलितों के नए नेता बने चंद्रशेखर शामिल हुए। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति पर बड़ी चर्चा हुई। अब इसी चर्चा ने यूपी के गलियारों में भूचाल ला दिया है। सवाल खड़ा हो गया है कि क्या तीसरा मोर्चा बनाकर शिवपाल अखिलेश के खिलाफ चक्रव्यूह तो नहीं रच रहे? कि शिवपाल के घर हुई इस मुलाकात को जानकर अखिलेश की उस कोशिश पर पानी फेरने के रूप में देख रहे हैं, जिसमें अखिलेश यूपी के चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाने में लगे हुए हैं। अब अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो तय दिख रहा है कि उससे कहीं न कहीं अखिलेश को बड़ा नुकसान होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण हर दिन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से लखनऊ में शिवपाल यादव के आवास पर असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आज़ाद की जो बैठक हुई, उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जल्द ये चारों एक साथ एक मंच पर आकर ये घोषणा करेंगे कि 2022 का चुनाव वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हालांकि ये कोई पहली मुलाकात नहीं है इन सभी नेताओं की, इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं, चाहे शिवपाल यादव की हो, ओम प्रकाश राजभर की हो, असदुद्दीन ओवैसी की हो, चंद्रशेखर की हो, इन सभी लोगों की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अभी तक इन्होंने 2022 के चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जानकारों की माने तो शिवपाल के साथ ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर की ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी। कई मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। अब सिर्फ गठबंधन का ऐलान और सीट शेयरिंग पर बात बची है, जिसका ऐलान बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि कई इन मुलाकातों के जरिए शिवपाल अखिलेश को ब्लैकमेल कर दबाव तो नहीं बना रहे हैं। कि शिवपाल सिंह यादव कई मंचों से सपा के साथ गठबंधन की बात कह चुके हैं, लेकिन अखिलेश हैं कि भाव ही नहीं दे रहे हैं। मैंने तो उनसे 4 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे तो समय मिला नहीं। बात हुई, मैंने सब मांगा भी, समय भी मांगा है और आज भी फिर हम आपके माध्यम से आज भी मांग रहे समय, आज भी हम मांग रहे समय, दे दो, बात कर लो। लेकिन शिवपाल के साथियों की लिस्ट सिर्फ ओवैसी, राजभर या चंद्रशेखर तक सीमित नहीं है। प्रतापगढ़ के कुंडा वाले राजा भैया भी शिवपाल के बड़े कदरदान हैं। ये तस्वीरें गुरुवार को उन्नाव हाईवे की हैं, जहां से शिवपाल को देख राजा भैया ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा दी। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई। जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रहा है, उसमें एक हिस्सेदारी राजा भैया की भी हो सकती है। देखिए, मैंने तो पहले बोल दिया है, समान विचारधारा वाले लोग और सेकुलर हम सबको इकट्ठा करके चुनाव के मैदान में आएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को और समझिए गठबंधन अखिलेश को कितना डैमेज कर सकता है। क्योंकि यादव भले ही अखिलेश के साथ हो, लेकिन उनका बड़ा झुकाव शिवपाल सिंह यादव के साथ भी है। जबकि ओवैसी हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और खुलकर अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राजभर 4% जो ओम प्रकाश राजभर के साथ है। चंद्रशेखर के जरिए 16% दलितों पर नजर है और राजा भैया के जरिए 5% राजपूतों को अपने पाले में लाने की कोशिश है। शिवपाल सिंह यादव के घर हुई ये मुलाकात और राजा भैया से बात कितना दमखम रखती है, ये भी समझ लीजिए। शिवपाल का होने का मतलब 10% यादव, ओवैसी का मतलब 16% मुस्लिम, चंद्रशेखर का मतलब 16% दलितों पर नजर, तो वहीं राजभर का मतलब 4% उत्तर प्रदेश के राजभर, तो वहीं राजा भैया की मौजूदगी यानी 5% राजपूत। अब इन्हें जोड़ा जाए तो 51% होता है। अगर इसमें से आधा भी मिल जाए तो यूपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब इसी पर पूरे सूबे की नजर बनी हुई है कि इस चुनावी चक्रव्यूह में अखिलेश अभिमन्यु बनते हैं या अर्जुन, क्योंकि अगर यूपी में अखिलेश को जीत की बाइसिकल चलानी है तो हर हाल में इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की सोशल ब्रिगेड की, क्योंकि यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में डेरा डाल दिया है। प्रियंका ने तय किया है कि वो अब सोमवार से शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। प्रियंका ने भरी हुंकार, लखनऊ से होगी लड़ाई आर पार।
सोशल मीडिया के योद्धाओं का जोश आई, प्रियंका ने ताकत लगाई। यूपी की 403 विधानसभा के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब यूपी में कांग्रेस ने अच्छे दिन लाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है। ऐसा स्ट्रोक जिसके लिए प्रियंका ने अपने सबसे अच्छे योद्धाओं पर दांव खेला है। दरअसल प्रियंका ने बीते 4 दिन में 2 सबसे बड़े काम किए हैं। पहला ये कि उन्होंने लखनऊ को अपना स्थायी घर बना लिया है। दूसरा ये कि प्रियंका ने सोशल मीडिया के योद्धाओं से संवाद कर सबको अपना काम समझाकर मिशन यूपी पर लगा दिया है। प्रियंका गांधी ने आज इस स्ट्रेटेजी कमेटी या एडवाइजरी कमेटी के साथ तमाम बैठकें की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें रही वो रही स्क्रीनिंग कमेटी और सोशल मीडिया टीम की बैठक पर। स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक की गई और सूत्रों की माने तो उसमें सबसे ज़्यादा उन नामों पर चर्चा की गई जिनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी अपना मन बना चुकी है कि उन्हें आने वाले चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा।